नमस्कार, मैं हूँ सीमा श्रीवास्तव। आज मैं फिर अपने अगले वीडियो क्लास 9th के वीडियो नंबर 7 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पुनः देखें। पिछले वीडियो में मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था। तो आज शुरू करते हैं न्यूक्लियस। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कि आप सभी जानते हैं कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की। तो न्यूक्लियस जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं, उसकी खोज किसने की। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 यानी 1831 ईस्वी में इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के सेल में उन्होंने 1831 ईस्वी में यानी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। तो चलिए न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करते हैं। न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल दैट सर्व एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ए सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है वो बड़ा ही विशेष सेल ऑर्गेनेल है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल है। और ये सेल का एक तरह से ये सेल का क्या है, तो भाई ये कंट्रोलर है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, वहाँ उसका प्रोसेसिंग होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। और ये कंट्रोल करता है सेल के अंदर होने वाले सारे फंक्शन को, एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। जैसे शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के अंदर बहुत सारे वर्क चलते रहते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं। तो सेल के अंदर एंजाइम बनना है, तो एंजाइम बनना है तो कौन सा एंजाइम बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, आखिर उसका कंट्रोल कौन करेगा, एक एग्जाम्पल के बतौर में समझा रही हूँ। तो ये कंट्रोल न्यूक्लियस का है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में क्या है भाई ये, तो इसकी जानकारी, इसकी कुछ फंक्शन की जानकारी लेते हैं। देखिए जैसे इसके फंक्शन क्या है। दिस ऑर्गेनेल हैज़ टू मेजर फंक्शंस। इट स्टोर्स द सेल्स हेरिडेटरी मटेरियल और डीएनए। न्यूक्लियस जो है मुख्य रूप से इसके दो फंक्शन हैं। पहला है इट स्टोर्स द सेल हेरिडेटरी मटेरियल और डीएनए। ये हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवांशिक, मटेरियल जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं, उसको स्टोर करता है। ये क्या है भाई, हेरिडेटरी मटेरियल। तो ये हेरिडेटरी मटेरियल वैसे जो गुण होते हैं, जो पेरेंट्स के गुण होते हैं, उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र करने को अनुवांशिक कैरेक्टर कहते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस कहा जाता है इसको। तो वो डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, वो जिसमें ये कैरेक्टर छुपे होते हैं जो अगले पीढ़ी में, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे नोट करेंगे। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स द सेल्स एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होने वाले सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, उसका समन्वय करता है, कब होगा, कब शुरू होगा और कितनी देर तक वो होगा। विच इंक्लूड, वो जो एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। ग्रोथ, सेल का ग्रोथ। इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, बीच बीच में कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, वो कंट्रोल करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करने में, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने और शुरू करने और अंत करने में न्यूक्लियस का बड़ा रोल है। उसके साथ ही एंड रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, दैट इज़ सेल डिवीजन। यानी कि सेल डिवीजन भी होता है। सेल जब मैच्योर हो जाता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ, तो सेल की संख्या भी बढ़ती है, तो सेल डिवीजन के द्वारा बढ़ती है। उसमें इस न्यूक्लियस का बड़ा ही रोल है।
जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या है और किस प्रकार ये रिप्रोडक्शन यानी सेल डिवीजन में इसका महत्व है। एक चीज़ और बताना है कि जब सेल की स्टडी करते हैं, सेल के विभिन्न पार्ट्स की स्टडी करते हैं लैब में, तो ओनियन पिल की स्टडी के क्रम में जब हम ओनियन के पिल पर कुछ स्टेन डाल करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें ओनियंस के जो सेल्स, पिल के जो सेल्स होते हैं उसमें बीच बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा डिटेल्स नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए, उसके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ये पूछते हैं कि वाई द साइंटिस्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स टू स्टडी द सेलुलर स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए जब हम उसकी स्टडी लैब में कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग आयोडीन या मिथिलीन ब्लू या सैफ्रानिन स्टेन का यूज करते हैं। तो वैज्ञानिक भी इस तरह के स्टेन को, कलर होता है, डाई होता है, उसको यूज करते हैं ताकि सेल के विभिन्न भागों को देखा जा सके। इसको यूज करने का जो मुख्य रूप से कौन कौन सा है, इसमें आयोडीन डालते हैं, मिथिलीन ब्लू डालते हैं या सैफ्रानिन डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि सेल का जो विभिन्न भाग है, अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स है, वो कलर को अलग अलग एब्जॉर्ब करता है, अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई सेल का पार्ट अधिक डार्क हो जाता है, कोई लाइट स्टेन को सोखता है, उसका अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में कभी कभी आता है कि कौन सा स्टेन, लेबोरेटरी स्टेन यूज करते हैं हम सेल की स्टडी में, न्यूक्लियस की स्टडी में। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो नाम मैंने बताया उसको नोट करेंगे, क्योंकि ये डार्क कलर से स्टेन होता है जब हम इसको डालते हैं। तो अभी इसमें हमने ये देखा, फिर हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। In all the eukaryotic cells, the nucleus is membrane bounded structure. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन से घिरा होता है। द न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियस का फिगर है, फिगर ऑफ अ न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए बाहरी ये न्यूक्लियस जो है वो ओवल या राउंडेड या किसी शेप का हो सकता है। तो इसमें आउटर में देख रहे हैं 2 मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। ये इसका बाहर जो है आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर इनर मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसके डिफरेंस को बाद में हम देखेंगे। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बाद में डिस्कस होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये डबल लेयर जो एनवेलप है ये बाहर से घेरे हुए है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है, न्यूक्लियस को सराउंडिंग है। द मटेरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द साइट, बाहर इसके साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, क्योंकि पहले ही पढ़ा हमने कि सेल आउटर बाउंड्री से सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वो इस न्यूक्लियर एनवेलप यानी जो बाहर से घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, बहुत स्मॉल टीनी पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी पोर से क्या होता है, मटेरियल्स का आदान प्रदान न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में होता है। तो द मटेरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्टेड थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको नेटवर्क की तरह दिख रहा है, जाल की तरह फंसा हुआ दिख रहा है, तो उसको कहते हैं क्रोमैटिन। तो विद इन द न्यूक्लियस द क्रोमैटिन द थ्रेड लाइक नेटवर्क इज प्रेजेंट व्हेन ए सेल इज इन रेस्टिंग। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस समय उसके अंदर एक थ्रेड लाइक संरचना दिखती है जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन कहते हैं, और वो रेस्टिंग कंडीशन में उस समय है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन सेल जब 1 से 2 में
बंटने की तैयारी में रहता है, उसे सेल डिवीजन कहते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन थ्रेड थिकेंडेड एंड बिकम द क्रोमोजोम्स विच कंसिस्ट डीएनए। क्रोमोजोम पर ही डीएनए होता है, और क्रोमैटिन थ्रेड जो नेटवर्क की तरह है, थ्रेड लाइक है, वो रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने की ओर ट्रेंड होता है, सेल मैच्योर हो जाता है, सेल साइकिल के अंतर्गत क्या होता है, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ना शुरू होता है, और उसको उस समय कहते हैं क्रोमोजोम्स, और उसमें डीएनए विजिबल होके पावरफुल माइक्रोब से उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस के अंदर यहाँ आप लिख रहे हैं एक डार्क स्पॉट दिख रहा है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है, इसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोलस है, ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, ये, और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, और ये राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियस का। अब ये न्यूक्लियस अपने अंदर से इंफॉर्मेशन भेजता है मैसेंजर आरएनए के रूप में साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ जो इसका हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर किए रहता है, जो कि अगले जनरेशन में थ्रू द गैमेट्स पास होता है। तो आज इतना ही, आप इसे अच्छे से एक बार नोट करें और इसे समझने की कोशिश करें। तो आज यहीं तक। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि आगे भी आपको और जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।